एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक क्वेश्चन आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा जहां पे आपको जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन एज वेल एज बैलेंस शीट तीनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको बनानी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपको यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री 1 बाय 1 जो भी एडजस्टमेंट्स दिए हैं उनको यूज़ करके जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज के बाद हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, बिकॉज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करने पर आपको एक बैलेंसिंग अमाउंट मिलता है जिससे आपकी एक जर्नल एंट्री आ जाती है, राइट। और वो हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ उमेश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। 6000 क्यूमुलेट 10% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 6000 शेयर्स है, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 6 लाख। सेम वे 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच दिया है फुल्ली पेड और टोटल कीमत है 15 लाख रुपीज़। लोन दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, फिर यहाँ पे आपको अलग अलग एसेट्स दिए। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखिए, नोट में दिया है प्रीफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर्स, राइट। अमाउंट दिया है 1,20,000। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच वॉज अप्रूव्ड बाय द ऑल कंसर्न। ऑल कंसर्न मतलब जो भी उनके लेनदार है वो सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है और इस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखिए, इस हिसाब से हमें 1 बाय 1 क्या करनी है, एंट्रीज पास करना शुरू करना है। तो आइए पहले एडजस्टमेंट रीड करने के पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं और साथ ही डिस्कशन के साथ हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करते जाएंगे। तो ये हमारे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ उमेश लिमिटेड। यहाँ पर आ जाएगा जर्नल एंट्री और डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं सामने यहाँ पर। अब 1 बाय 1 एंट्रीज पास करनी है हमें। तो पहला एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखिए, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स शाल बी रिड्यूस्ड 250 पर शेयर। मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर्स का पेड अप वैल्यू कितना बोला था, फुल्ली पेड है, मतलब 100 रुपया फुल्ली पेड था और उन्होंने क्या कहा कि उसको रिड्यूस करके कितने पे ला दिया, अभी 50 पर शेयर पर ला दिया। बट फेस वैल्यू क्या रह रहा है, बीइंग 100, मतलब फेस वैल्यू चेंज हो रहा नहीं है, खाली पेड अप वैल्यू चेंज हो रहा है। तो जब खाली पेड अप वैल्यू चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, जितने वैल्यू से वो शेयर का वैल्यू कम हुआ है बस उसी के लिए एंट्री पास करनी है आपको, राइट। तो यहाँ पे 50 रुपये से शेयर का वैल्यू कम हो गया है, राइट। आई रिपीट, ये 50 नहीं लेना है हमें, राइट। वो 100 का 50 हो गया है, मतलब 100 माइनस 50 डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 आ रहा है ना। तो हम लोग वो 50 रुपीज़ के लिए एंट्री पास करने वाले। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो 50 रुपीज़ जो कैंसिल हो गए वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो पहले एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने अमाउंट के लिए, तो देखिए 50 रुपये कम हो रहे, कितने शेयर्स के पीछे, 15,000 शेयर। तो 15,000 इंटू 50 रुपीज़ के लिए हमारी एंट्री होगी विच इज़ 7,50,000, राइट। टू कैपिटल रिडक्शन सेम अमाउंट आ जाएगा 7,50,000। क्लियर है ये। नरेशन में हम मेंशन कर देंगे बीइंग रिडक्शन ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। सेम वे आगे क्या बोला है देखिए, प्रीफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच विथ रिगार्ड्स टू देयर 80% ऑफ द ड्यू। ध्यान दीजिएगा, ये कोई एडजस्टमेंट में थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रीफरेंस शेयर्स का जो भी वैल्यू था दैट इज़ 6 लाख रुपीज़, उसमें से 80% ऑफ जो उनका ड्यू था, राइट, उसके लिए हमने क्या किया, उसको 13% डिबेंचर्स दिए, राइट, इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड। मतलब क्या है, क्वेश्चन में देखो आगे आपको बोला है प्रीफरेंस डिविडेंड बाकी भी था ना, पेंडिंग भी था। अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, 1,20,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग भी था, तो इसके लिए भी उन्होंने सेम चीज़ करने बोला है। दैट इज़ उसका भी हम लोग 80% के लिए उनको क्या देंगे, हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, राइट। एंड फॉर द बैलेंस मतलब आपका जो भी प्रीफरेंस डिविडेंड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो प्रीफरेंस शेयर्स कितना है, 6 लाख रुपये, 6 लाख का 80% निकालेंगे हम, राइट। तो 4,80,000 आता है, कैलकुलेटर पर आप ले सकते हो, 6 लाख इंटू 80%। तो वो कह रहे हैं कि ये 6 लाख रुपए में से 4,80,000 के जो आपके प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर्स दे रहे हो। और जो बैलेंस बच गए, बैलेंस मतलब वो जो 20% बचे हैं, राइट, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं उन्हें 100 रुपीज़ ईच वाले, बट उनका पेड अप वैल्यू कितना है अभी फिलहाल 50 रुपीज़ वाला है, राइट। मतलब उनका ओरिजिनल वैल्यू फेस वैल्यू 100 है, बट आप उसे कितने पे दे रहे हो, 50 रुपीज़ के हिसाब से दे रहे हो। तो यहाँ पे दो पार्ट हो जाएंगे, 6 लाख का 2 हिस्सा होगा, 80% दैट इज़ 4,80,000 और बाकी का बचा हुआ 20% मतलब 1,20,000। ठीक है, उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, एक 80% के लिए डिबेंचर्स दे रहे हैं और जो बचा हुआ 20% है उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो आइए पहले हम खाली प्रीफरेंस का बात कर रहे हैं, उनका डिविडेंड के लिए बाद में करेंगे। ठीक है,
तो ये जो ब्रैकेट में उन्होंने बोला इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, वो कह रहे हैं कि ये सेम एडजस्टमेंट आपको डिविडेंड के जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग उसके लिए भी सेम ही करना है। तो पहले हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कर लेते हैं। तो हमारी एंट्री कैसी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्ड कैपिटल जो है वो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो डेबिट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो रहा है, राइट। टोटल अमाउंट कितना है उसका 6 लाख रुपीज़। बट इसमें आपको 2 हिस्से हो रहे हैं, राइट। 2 हिस्से कैसे, उन्होंने बोला है 80% ऑफ जो ड्यू है, मतलब ये जो अमाउंट है इसका 80% के लिए हम क्या दे रहे हैं उन्हें, 13% डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो 13% डिबेंचर डेबिट होगा कितने के लिए, 6 लाख का 80%। तो कैलकुलेटर पर आप ले सकते हैं और वो अमाउंट देगा आपको 4,80,000। और जो बाकी बचा बैलेंस, फॉर द बैलेंस उन्होंने क्या बोला, 6 लाख में से 4,80,000 के बदले डिबेंचर्स दिया, तो बैलेंस कितना बचा 1,20,000, राइट। तो वो 1,20,000 के बदले आप क्या दे रहे हो उन्हें, इक्विटी शेयर्स, राइट। और वो इक्विटी शेयर्स कितने रुपीज़ वाले हैं, 50 रुपीज़ पेड अप के हिसाब से। उनका फेस वैल्यू 100 है, बट अभी फिलहाल उसका वैल्यू कितना है 50 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अमाउंट 1,20,000 आता है, राइट। आप चाहे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, कैसे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो आपको ये 2,400 मिल सकता है, ठीक है। क्लियर है ये आपको। अब ये चीज़ किया हमने प्रेफरेंस कैपिटल के लिए, बट उन्होंने ब्रैकेट में बार बार कहा है कि इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो 80% और 20% का जो सिस्टम है वो आपको अरियर्स के लिए भी करना है। तो हमने पहले खाली प्रेफरेंस कैपिटल के लिए किया है, दैट इज़ 6 लाख के लिए। अभी हमें ये सेम सिस्टम फॉलो करना होगा फॉर दिस 1,20,000 ऑल्सो, राइट। तो पहले हम लोग नरेशन में लिख देते हैं, बीइंग कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेम हमें अभी प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए करना है, बट हमने कंसेप्ट पढ़ाते समय आपको बताया था कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपका अरियर्स में होता है, जो कि आपको नोट में दिया है, उसमें हमने 2 चीज़ याद रखनी है। पहली कि अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड आपका माफ़ हो जाता है, यानी कि वेव ऑफ हो जाता है, तो आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है। बट अगर कोई कारण से आपको पे करना पड़ा है तो वो कहाँ से पे किया जाएगा, हमेशा और हमेशा कैपिटल रिडक्शन से ही पे किया जाएगा, राइट। ये लायबिलिटीज़ की तरह आप अरियर्स इन प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका एक सिंपल रीज़न है, बिकॉज उसे हमने ऑलरेडी हमारे लायबिलिटी में लिया ही नहीं है। इसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो जब कोई कंटीजेंट लायबिलिटी पे की जाएगी तो वो कैपिटल रिडक्शन से पे होगी। तो हमारी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट है 1,20,000, बट उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 80% और 20%। 80% के लिए हमने क्या दिया है, 13% डिबेंचर्स। तो निकालिए कैलकुलेटर पर 1,20,000 का 80%, तो 13% डिबेंचर्स का अमाउंट मिलेगा आपको। 1,20,000 इंटू 80% निकालेंगे तो 96,000 मिलेगा आपको। और जो बैलेंस बच गया, राइट, तो आप चाहिए तो इसका 20% भी ले सकते हो या इन दोनों को माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा उसका बैलेंस अमाउंट के लिए क्या दिया गया है, इक्विटी शेयर्स। क्लियर है ये चीज़। तो हमें पता है वो अमाउंट पहले मिल जाएगा आपको 24,000, फिर उसे आप 50 से डिवाइड कीजिए तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिलेगा 480, ठीक है। नरेशन में लिख देंगे, बीइंग अरियर्स इन प्रेफरेंस डिविडेंड सेटल्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स, ओके। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर बी। फिर सी में आगे कह रहे हैं, ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्रीड टू पे द बैलेंस अमाउंट मेकिंग द शेयर्स फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता है ना, पहले शेयर्स, पहले जो एडजस्टमेंट था उसमें हमने क्या किया था, 100 रुपये के शेयर्स को 50 रुपये का बना दिया, राइट। तो उन्होंने वही कहा अभी कि वो जो बैलेंस अमाउंट है 50 रुपये ऊपर का जो बचा है वो अभी शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, सारे के सारे। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में 15,000 दिए हैं वो तो रहेंगे ही, बट उसके अलावा अभी आपने जो नए इक्विटी शेयर्स दिए ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उनके इंटरेस्ट के बदले, और डिविडेंड के बदले ये जो नए शेयर्स आए उनको भी हमें कंसीडर करना है, राइट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमें यहाँ पे क्या होगा, शेयर्स जो है पार्टली पेड उसको हम फुल्ली पेड कर रहे हैं, तो हमें पैसे मिलेंगे शेयर होल्डर से। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पे हमें चेक काउंट करना है कि टोटल कितने शेयर्स के पीछे ये पैसा मिल रहा है। पहली बात, कितना पैसा मिल रहा है, तो 100 रुपये के शेयर्स को आपने 50 बनाया था ना, तो अभी बाकी का जो 50 रुपया है हमें उससे वापस से 100 रुपीज़ का कर देना है, तो बाकी का 50 रुपीज़ हम मंगा रहे हैं शेयर होल्डर से। तो ये कितने शेयर्स के लिए होगा, तो देखिए पहले 15,000 शेयर्स क्वेश्चन में दिया था, फिर आपने और 2,400 शेयर्स दिए, फिर आपने और 480 शेयर्स दिए, तो सबको आपको ऐड कर देना है। तो टोटल आपके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे ऐड करने पर, ले लीजिए कैलकुलेटर पर, तीनों अमाउंट्स को ऐड करिए, 15,000, 2,400 प्लस 480, दैट विल गिव यू 17,880, राइट। तो 17,880 शेयर्स के ऊपर आपको 50 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 8,94,000। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 8,94,000 के लिए आपकी ये एंट्री है, राइट। तो बीइंग अनकॉल्ड अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर्स नाउ मेड फुल्ली पेड, राइट, अभी हमने उसे फुल्ली पेड बना लिया है।
क्लियर है आपको ये? आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूँ मैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट के लिए क्या बोला है, द प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट 90,000। तो देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने कहा है रीवैल्यू किया है 90,000 पर। तो पहले उसका वैल्यू कितना था 70,000, अभी 90,000 हो गया। दैट मीन्स कि ये तो वैल्यू क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया, राइट? कितना 20,000 रुपये से। तो हमारी एंट्री जो है वो 20,000 के लिए होने वाली है। बट जो भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं उसके लिए हम एक कॉमन एंट्री पास करेंगे। हर एक के लिए अलग अलग एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन से एसेट्स के वैल्यू बढ़ रहे हैं और कौन से एसेट्स के वैल्यू कम हो रहे हैं। फिर आगे बोला उन्होंने द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रेड्यूस्ड बाय 1 लाख। रेड्यूस्ड बाय 1 लाख मतलब 1 लाख रुपए से कम कर दिया गया। तो यहाँ पे तो नाम से आपको पता चल गया कि एसेट का वैल्यू कम हुआ। फिर आपको बोला क्रेडिटर्स एग्रीड टू फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है माफ़ कर देना, राइट? देयर क्लेम बाय 10,000, राइट? तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये अच्छा हुआ एक्चुअली, राइट? फिर आपको बोला है लोन्स वेर फुल्ली सेटल्ड फॉर 2 लाख। कि आपका जो लोन है, देखिए क्वेश्चन में टोटल था 2,22,000 का, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने पूरी तरह से सेटल कर लिया। फुल्ली सेटल मतलब इसके बाद कोई लेना देना बाकी नहीं है। और कितने में सेटल किया आपने, 2 लाख रुपीज़ में। तो 2,22,000 का लायबिलिटी अगर आप 2 लाख में सेटल कर रहे हो तो आपका जो 22,000 है आपका माफ़ हो गया ना। तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो ये भी आपके लिए अच्छा हुआ, ठीक है? फिर आपको आगे बोला है द गुडविल डेबिट बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शाल बी रिटर्न ऑफ। तो क्वेश्चन में हमारे जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस का और गुडविल, ये हमें क्वेश्चन में नहीं भी बोला हो तो भी हमें याद रखना है, इन्हें आपको कैंसिल कर देना है। दैट मीन्स राइट ऑफ करना ही होता है, ठीक है? तो ये भी एसेट के वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, उसकी ही एंट्री है। फिर आपको क्या बोला, कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 5,000 वेर पेड। तो यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस के बारे में बोला है, जिसकी आपकी एंट्री क्या होती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो चीज़ हमारे लिए अच्छी हुई है उसके लिए हमें कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना है, और जो चीज़ बुरा हुआ है उसके लिए हम कैपिटल रिडक्शन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बराबर? तो पहली एंट्री मैं पास कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ अच्छा हुआ है हमारे लिए, राइट? तो हमें पता है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में देखिए हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ गया, राइट? 70 था उससे 90 हो गया, तो 20,000 रुपये बढ़ गए। तो ये अच्छा हुआ है। तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करने वाले। तो हमारी एंट्री है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000। और भी चीज़ें अच्छी हुई है क्या, कि हमारी 2 लायबिलिटीज़ कम हो गई। देखिए क्रेडिटर्स कम हुआ तो अच्छा हुआ, लोन कम हुआ तो ये भी अच्छा हुआ। तो उसके लिए हम लोग साथ में लेंगे और 2 कैपिटल रिडक्शन एक ही बार क्रेडिट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में वो क्या कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स एग्री टू फोरगो देयर क्लेम बाय 10%, मतलब अपना वो लायबिलिटी में से 10% माफ़ कर रहे हैं। तो देखिए क्रेडिटर्स का अमाउंट था कितना, 7,50,000। उसका 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,50,000 का आपको 10% निकालना होगा, राइट? तो वो आपको आ जाएगा 75,000। उसके बाद उन्होंने लोन के बारे में बोला कि 2,22,000 का लोन को आप 2 लाख में सेटल कर रहे हो, राइट? तो हमारा पे 22,000 बच रहा है, बट उसके लिए हम लोग बाद में एंट्री पास करेंगे बिकॉज हम लोग उसको पे करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी 20,000, क्रेडिटर्स अकाउंट 75, 2 कैपिटल रिडक्शन कितना आ जाएगा, 95,000। ओके, नरेशन में हम लोग लिख देते हैं बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड रिडक्शन इन क्रेडिटर्स। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट लोन वाले पार्ट पर। तो लोन में हमने पे किया, तो 2,22,000 का लोन पूरी तरह से सेटल हो रहा है, तो लोन हमारा पे हो जाने वाला है। तो लोन अकाउंट डेबिट 2,22,000। लेकिन हमने 2,22,000 पूरा नहीं पे किया है। हमने कितना पे किया है, खाली 2 लाख रुपए से हम लोग सेटल कर रहे हैं। तो हमारा जो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा वो 2 लाख रुपए के लिए ही होगा। इसका मतलब बीच में जो डिफरेंस है 22,000 रुपये, ये हमारा माफ़ हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा अच्छा हुआ ना, तो हम कैपिटल रिडक्शन क्या करेंगे, 22,000 के लिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है? नरेशन में आ जाएगा बीइंग लोन सेटल्ड। उसके बाद लोन हो गया, यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का भी हो गया। फिर गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को उन्होंने कैंसिल करने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री पास करते हैं उसके लिए, राइट? और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का हम एडजस्टमेंट पढ़ना भूल गए। लैंड एंड बिल्डिंग शाल बी रिटर्न डाउन टू 15,50,000। तो देखिए क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया था, 19,50,000 दिया था, बट उसको कम करके कितने पे ला दिया, बोला 15,50,000 पर। मतलब वैल्यू कम हो रही है, राइट? करीब 4 लाख रुपीज़ क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए। तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, बुरा हुआ। तो यहाँ पे हम कैपिटल रिडक्शन डेबिट करने वाले। तो हमारी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पहला हमारा एसेट है हमारा स्टॉक, ठीक है? तो स्टॉक में पहला हमें देखिए हमारा वैल्यू उन्होंने बोला था 1 लाख से कम कर लिया, तो वो ले लेंगे पहला। फिर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को लेते हैं, कितना कम हो रहा है, 4 लाख रुपीज़, राइट? 19,50,000 था और फिर नया वैल्यू हो गया वो 15,50,000, तो यहाँ पे 4 लाख रुपए कम हो गए।
फिर उन्होंने बोला आपको 2 एसेट्स को कैंसिल कर देना है, दैट इज़ गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओरिजिनल वैल्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा। गुडविल दिया है 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है 38,000। सो टोटल मिला के हमारा जो अमाउंट है हम कैपिटल रिडक्शन में लिख देते हैं, दैट इज़ राइट। बैंक में हमारा जो है ये हमारा जो कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस बोला है ना 5,000, उसके लिए एंट्री क्या होने वाला है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो ही रहा है ना, तो हम कंबाइन एंट्री पास कर दे रहे हैं, तो टू बैंक 5,000। सो टोटल मिलाकर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 7,43,000। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूटिलाइज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रेटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमारे सारे जो एंट्रीज थे वो हमने कवर कर लिए, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। ये कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन का आप चाहो तो अलग से भी एंट्री लिख सकते हो, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक करके 5,000 का आप अलग एंट्री शो करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे एंट्रीज हो गए। तो अभी हमें क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना होगा और उसी से हमारा एक एंट्री मिलेगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले एक एंट्री हमारा बाकी है जो कि हमें कैपिटल रिडक्शन से मिलने वाला है, तो पहले कैपिटल रिडक्शन बना लेते हैं। कैपिटल रिडक्शन कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे सारे जर्नल एंट्रीज जो हमने पास किए हैं उसमें चेक करना है कि कैपिटल रिडक्शन कहाँ आया है। तो देखिए पहला जो हमारा पेज था उसमें हमने ये एंट्रीज पास किए थे और मैं देख सकता हूँ कि क्रेडिट साइड में कैपिटल रिडक्शन दिया हुआ है, मतलब मुझे कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में लिखना है। क्या लिखूँ, तो सामने देखिए क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट होगा 7,50,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में नहीं है कैपिटल रिडक्शन, तो ठीक है छोड़ देना है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है, तो मुझे डेबिट में लिखना होगा। क्या लिखना है, सामने 2 नाम दिए हैं, तो ठीक है 2 नाम लिखूंगा। एक्चुअली कंबाइन एंट्री हो गया, कैपिटल रिडक्शन टू डिबेंचर, कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर, वैसा। तो 2 नाम आएंगे, पहला आ जाएगा 13% डिबेंचर, अमाउंट होगा 96,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल उसका अमाउंट होगा 24,000, ठीक है। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट एंट्री में नहीं था कुछ भी, तो डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, कैपिटल रिडक्शन अगेन क्रेडिट हुआ है, तो मुझे क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो क्रेडिट में मुझे क्या लिखना है, सामने 2 नाम दिए हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखता हूँ, अमाउंट 20,000 और फिर सामने क्रेडिटर्स भी है तो वो भी लिखता हूँ, अमाउंट 75,000। फिर नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है, तो मुझे क्रेडिट साइड में देखिए सामने लोन दिया है, तो ये एक्चुअली लोन बैंक के साथ भी है और कैपिटल रिडक्शन के साथ भी है। तो मुझे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखना है लोन, बट अमाउंट खाली कैपिटल रिडक्शन के सामने जितना है वही आएगा, बराबर है। बिकॉज ये 2,22,000 में से 2 लाख रुपए बैंक का है, कैपिटल रिडक्शन का कितना है 22,000 है, तो वही लिखना है हमें खाली, ओके। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है और 2 सारे ये एसेट्स के नाम है, तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में मुझे ये सारे एसेट्स के नाम उनके वैल्यू के हिसाब से लिख देने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो टू स्टॉक आ जाएगा पहला 1 लाख, फिर लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, गुडविल 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 38,000 और बैंक हमारा 5,000। क्लियर है? तो सारे जर्नल एंट्रीज को लेकर हमने क्या किया, कैपिटल रिडक्शन का पोस्टिंग कर लिया। तो अभी आइए एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए कि कैपिटल रिडक्शन को क्लोज करके आपको बैलेंस कितना मिल रहा है। कैसे क्लोज करना है मैंने आपको बताया था, क्रेडिट साइड का पहला टोटल कीजिए, वो दोनों जगह पे लिख दीजिए, उसमें से डेबिट के अमाउंट्स माइनस कीजिए, आपको बैलेंस आएगा। करिए शुरू में 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। ओके सो आपको टोटल करने पर क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 8,67,000। उसमें से डेबिट का अमाउंट जब आप माइनस करोगे 1 बाय 1 तो आपको यहाँ पे बैलेंस मिलेगा 4,000 का, जिसे आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिजर्व में। और इसकी वजह से एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में आया, राइट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000 के लिए एंट्री आएगी आपकी। नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं पूरी तरह से। वन इज़ योर जर्नल एंट्रीज एंड सेकेंड वन इज़ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाकर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम के सम्स में भी बताया था कि यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6, और ये हमारा होगा नोट्स टू अकाउंट्स, जो कि कंपलसरी है। नोट्स टू अकाउंट्स को आप वर्किंग नोट मत समझिए, इसके बिना बैलेंस शीट चेक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मैं कंपनी का नाम लिख दूंगा, इन द बुक्स ऑफ उमेश लिमिटेड, बैलेंस शीट एंड रेड्यूस्ड का मतलब है आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, नोट नंबर के लिए जगह रखिए और यहाँ पे अमाउंट आएंगे। तो यहाँ पे हमारा पता है कि हमें लायबिलिटीज़ और बाद में एसेट्स लेने हैं, तो पहले लायबिलिटीज़ का नाम लिख देंगे हम लोग,
इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर 3 मेन हेडिंग्स आते हैं। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो पहले शेयर कैपिटल से, शेयर होल्डर्स फंड से शुरू करेंगे। इसके अंदर 2 आते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पहला हम लोग लेंगे शेयर कैपिटल, राइट। पहला हेडिंग है, पहला इसके लिए नोट लेना है आपको। फर्स्ट नोट यहाँ पे नंबर लिखेंगे, नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल। उसके अंदर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, हमारा इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, वो सब हमें यहाँ पे लेना है। और मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था कि जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहा हूँ, राइट, या कोई भी लायबिलिटी लेता हूँ, तो मुझे एक गोल्डन रूल याद रखना है ये, राइट, कि कोई भी लायबिलिटी के लिए मुझे क्या करना है, पहले जैसे कि मैं इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे बैलेंस शीट में से जो उसका फिगर होगा वो लेना है। उसके बाद जहाँ पे भी मेरे जर्नल एंट्रीज़ में इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हुआ है उसे मैं माइनस करूँगा, क्रेडिट हुआ रहेगा उसे मैं प्लस करूँगा, और फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा यहाँ पे अमाउंट आएगा। उसी तरह एसेट्स में भी बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया है वो लीजिए। जर्नल एंट्री में अगर उसका नाम डेबिट हुआ है उस एसेट का तो उसे प्लस कीजिए, क्रेडिट हुआ है तो माइनस कीजिए। फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यही स्टेप्स को हम फॉलो करके हम हमारा बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहला, राइट, तो देखिए क्वेश्चन में आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी का अमाउंट, ये इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया था, देख लीजिए क्वेश्चन में, राइट। उसमें यहाँ पे इक्विटी शेयर का अमाउंट दिया आपको 15 लाख। तो हमें क्या करना है, 15 लाख को कैलकुलेटर में ले लीजिए और उसके बाद जर्नल एंट्री में देखिए कहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आया है। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है 1,20,000 तो इसको प्लस कीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में भी क्रेडिट हुआ है तो इसको भी प्लस कीजिए। नेक्स्ट एंट्री में भी क्रेडिट हुआ है तो इसको भी प्लस कीजिए, राइट। फिर आगे एंट्रीज में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दिया है तो ठीक है, अभी जो आपको आंसर आया है वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो, फाइनल वैल्यू हो जाएगा फॉर इक्विटी शेयर्स। क्लियर है। तो ये करने पर आपको अमाउंट टोटल आया होगा इक्विटी शेयर्स का 17,88,000, राइट। तो हमें पता है कि एक शेयर 100 रुपये का है, तो 78 लाख इक्विटी 17,88,000 को डिवाइड बाय 100 करूँगा तो मुझे ये नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरह हमें प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी करना है। तो क्वेश्चन में देखिए प्रेफरेंस शेयर्स ले लीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 लाख, और आपने सेकेंड जर्नल एंट्री में पूरा का पूरा 6 लाख डेबिट कर दिया था, राइट। तो वो पूरी तरह से क्या हो गया होगा, कैंसिल हो गया है। उसके बाद कहीं पर भी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे। ठीक है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया है, 0 हो चुका है। तो हमारा खाली शेयर कैपिटल में ये एक ही आएगा। टोटल अमाउंट है 17,88,000 जिसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखिए कोई रिजर्व दिया है आपको, तो बैलेंस शीट में तो कोई रिजर्व था नहीं, लेकिन हमारे हर सम में एक रिजर्व आता है, दैट इज़ कैपिटल रिजर्व, राइट, जो कि आपने लास्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन को क्लोज करके आया है, उसको आपको लेना है। तो नोट में लिख देते हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पे आपका कैपिटल रिजर्व आने वाला है। कहाँ से आया ये आपको, तो देखिए ये एंट्री में कहीं पर भी कैपिटल रिजर्व नहीं है। लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया है आपके कैपिटल रिडक्शन में से, राइट। क्रेडिट हुआ है ना, याद है, मैं बोला बैलेंस शीट में नहीं दिया है कैपिटल रिजर्व, तो 0। कहीं पर एंट्री पे डेबिट हुआ है क्या, नहीं, क्रेडिट हुआ है, तो इसे प्लस कीजिए तो 4,000 का अमाउंट आपको दिखेगा, राइट। तो कैपिटल रिजर्व आप ले लेंगे यहाँ पे 4,000 रुपीज़। टोटल इतना ही एक ही रिजर्व दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ये सारी चीज़ें होती है तो वो ली जाती है, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। तो 4,000 ही टोटल हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है शेयर होल्डर फंड का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें लेना है नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 4 मेन हेडिंग्स है, राइट, बट हमारे क्वेश्चन में जो आइटम्स आए हमें वही लेना है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारा डिबेंचर्स हमेशा आता है। तो क्वेश्चन में हमें देखिए, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में तो हमारा डिबेंचर्स है नहीं, देखिए बैलेंस शीट में हमारे को डिबेंचर नहीं दिया है, लेकिन जर्नल एंट्रीज़ में हमने देखा, राइट, कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, तो हमें उसको कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट से शुरू करेंगे तो डिबेंचर का वैल्यू 0 है, बट यहाँ पे देखिए एंट्री में क्रेडिट हुआ है ना, तो इसको प्लस करेंगे 4,80,000। फिर वापस से क्रेडिट हुआ है तो इसको भी प्लस कीजिए 96,000। फिर और कोई एंट्री में देखिए डिबेंचर्स है क्या, नहीं है, तो ठीक है, टोटल मिलाकर कितना हो जाता है डिबेंचर्स वो आपको ले लेना है। ओके, तो यहाँ पे टोटल मैं ले लेता हूँ 5,76,000। इसको हम नोट में नहीं लिख रहे बिकॉज एक ही आइटम है, तो डायरेक्टली लिख कर दिखा देता हूँ। ओके, इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग में एक्चुअली लोन भी आता है, राइट। लोन क्वेश्चन में दिया था आपको 2,22,000, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जर्नल एंट्रीज जो हमने किए उसमें हमने लोन को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया, और उसके बाद और पूरे सम में किधर भी लोन आया है नहीं।
तो वो 2,22,000 पूरा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, राइट। तो अगर आप बैलेंस शीट के हिसाब से पहले 2,22,000 ले कैलकुलेटर पर, फिर एंट्री को चेक करें जर्नल एंट्रीज को, तो वहाँ पे वो डेबिट हुआ है, तो डेबिट मतलब माइनस करना है, तो वो 2,22,000 आप माइनस करोगे तो लोन का अमाउंट ज़ीरो हो गया, तो इसीलिए लोन है नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जनरली आपको दिया रहता है 4 हेडिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। बट सब में जितने होंगे इन चारों में से हमें उसका ही लिखना है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड पेएबल दिया हुआ है जिसके अंदर आता है क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, तो क्वेश्चन में हमारे क्रेडिटर्स है, राइट। कैलकुलेटर में देखिए, पहले बैलेंस शीट से अमाउंट ले लीजिए, 7,50,000 क्वेश्चन में दिया है, फिर जर्नल एंट्री में चेक कीजिए कहाँ कहाँ पर क्रेडिटर्स आया है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स आया है कितने का, 75,000 डेबिट हुआ है, तो इसे माइनस करना होगा। इसके अलावा क्रेडिटर्स और किधर आया है क्या, नहीं, तो इतना ही बचा। तो बाकी जो बचा हुआ क्रेडिटर्स दिख रहा है आपको जो कैलकुलेटर में, 7,50,000 में से 75,000 आपने माइनस किया, राइट। जो बचा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स में आ जाएगा 6,75,000। आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ट्रेड पेएबल में डैश करके क्रेडिटर्स करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और आपके लायबिलिटीज़ बचे नहीं है, इतने ही लायबिलिटीज़ है, तो टोटल कर लेते हैं, हमें एसेट साइड का लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 30,43,000। इसके बाद हमें नेक्स्ट शुरू करना है सेकेंड साइड हमारा एसेट्स। इसके अंदर 2 मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लेकिन एसेट्स के लिए हमें रूल याद रखना है कि पहले हम बैलेंस शीट का अमाउंट लेंगे, उसमें डेबिट हुआ है तो प्लस करना है और क्रेडिट हुआ है तो माइनस, फिर जो अमाउंट आएगा वो हम लोग को यहाँ पे लेना है, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स आता है, टेंजिबल एसेट्स। तो अब इसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे हम, और नोट नंबर 3 में हमें देखना है क्वेश्चन में क्या क्या टेंजिबल एसेट्स दिए हैं। तो पहला आपको टेंजिबल एसेट्स में देखिए क्वेश्चन में था लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट के हिसाब से उसका अमाउंट दिया था कितना, देखिए 19,50,000। फिर हमें जर्नल एंट्री में चेक करना है कि लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ प्लस या माइनस हुआ है क्या। तो देखिए जर्नल एंट्री में अगर आप देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट के लिए, 4 लाख रुपये। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, एसेट में माइनस, राइट। तो हम 4 लाख रुपये यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा जो नया वैल्यू आएगा 15,50,000, ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस शीट के हिसाब से देखिए क्वेश्चन में जो दिया है अमाउंट दिया है 70,000। फिर मुझे जर्नल एंट्री चेक करना है, तो जर्नल एंट्री में मैं देख सकता हूँ कि प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुआ है, कितना, 20,000, और डेबिट हुआ मतलब प्लस हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे इसे, ऐड एप्रिसिएशन करके 20,000, तो 70 और 20 ऐड होके हो जाएगा टोटल 90,000। उसके बाद नेक्स्ट एसेट्स में आपका क्या बोला है, स्टॉक, तो इन्वेंटरीज में आता है, डेटर्स आपका ट्रेड रिसीवेबल में आता है। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ये 2 ही है, तो टोटल कर लेते हैं हमें इसे, टोटल आ जाता है हमें 16,40,000, वो यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम लेना है यहाँ पर बैलेंस शीट में, राइट। करंट लायबिलिटीज़ के हेडिंग में लेंगे हम इन्वेंटरीज, यानी कि हमारा स्टॉक जो है वो इन्वेंटरीज के हेडिंग में दिखता है। तो क्वेश्चन में देखिए स्टॉक कितना दिया था, 4 लाख, तो नोट बना लेते हैं उसके लिए। पहले मैं इन्वेंटरीज का ओरिजिनल वैल्यू लेता हूँ 4 लाख, और एंट्रीज में चेक करता हूँ कि स्टॉक या इन्वेंटरी कहीं पर दिया है। तो जी हाँ, स्टॉक क्रेडिट हुआ था 1 लाख रुपीज़, तो क्रेडिट हुआ मतलब एसेट क्रेडिट होना मतलब कम होता है, तो माइनस करेंगे इसे, लेस रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपीज़, नया वैल्यू कितना आ गया 3 लाख, वो ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसके अंदर डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें आती है। इस क्वेश्चन में आपको डेटर्स दिया हुआ है, राइट। तो अगेन डेटर्स देखिए बैलेंस शीट में क्वेश्चन में कितना दिया था, 2,88,000। उसमें यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री में डेटर्स कहीं पर आया है क्या, जर्नल एंट्री में डेटर्स कहीं पर भी नहीं दिया है, तो हमारा वैल्यू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, 2,88,000, ओके। उसके बाद आपको लेना है नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या होता है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए आपको बैलेंस शीट में से कैश का बैंक का अमाउंट का फिगर लेना है। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस आपको दिया था 1,26,000, तो ले लीजिए कैलकुलेटर पर 1,26,000। तो आपको यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री सारे चेक करने हैं। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट से 1,26,000 उसका ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री में चेक करते हैं कहाँ कहाँ पर बैंक आया है, वो सारी चीज़ें लेंगे। जहाँ पर बैंक डेबिट हुआ है वो प्लस करें, क्रेडिट हुआ है वहाँ पे माइनस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 8,94,000 प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, राइट। क्रेडिट हुआ है तो ये 2 लाख रुपीज़ माइनस करना है आपको, फिर क्रेडिट हुआ है 5,000, तो ये भी माइनस करना है, फिर नेक्स्ट में नहीं है बैंक, ठीक है। तो
समझा आपको ये? तो बैलेंस शीट से पहले अमाउंट लीजिए, फिर जहाँ पे डेबिट हुआ है वो प्लस करेंगे, क्रेडिट हुआ है वो माइनस करें, और ये करने के बाद आपको यहाँ पे कैश बैंक का अमाउंट मिल जाएगा, राइट। और आपको अमाउंट मिलेगा आपका 8,15,000। क्लियर है ये? तो इस तरह से हमें वन बाय वन एक एक आइटम को करना है। तो 2-4 बार अगर आप सम्स के बैलेंस शीट खुद से बनाने ट्राई करेंगे तो आपको वो ईजी लगने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एसेट साइड का टोटल ले लेते हैं आप, टोटल करेंगे तो आपको सेम आएगा 30,43,000। यहाँ पर आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है, ओके। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है, एफर्ट्स किए हैं, राइट, मैक्सिमम आपको समझे, राइट, ऐसी कोशिश यहाँ पर की गई है। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।